हेलो गुड मॉर्निंग आप सभी को। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने साइंस फिजिक्स से संबंधित जितने भी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव थे उनको हमने कवर किया, जो बिहार बोर्ड पिछले वर्षों पूछा गया है। क्योंकि होता क्या है, पूछा हुआ क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसीलिए हमने सोचा कि चैप्टर वाइज जितने भी बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है हम लोग उसे कवर कर ले, रिवीजन कर ले, ताकि एग्जाम में हमें आसानी हो किसी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में। पुनः अभी हम बायोलॉजी का जितने भी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव होंगे आपके लिए अभी देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना समय को व्यतीत किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी के जितने भी ऑब्जेक्टिव है उनको भी चैप्टर वाइज देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, हो सकता है यही आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ दे, और अन्य जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है, नॉलेज के लिए भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्ज़ाम के लिए ही तैयार करना है, आपके नॉलेज के लिए भी आपको पढ़ना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम यानी पोषक। पहला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। दांत की सबसे ऊपरी परत है एनामेल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हम क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट आंसर बोल रहे हैं क्योंकि टाइम का बचत होगा, इसीलिए हम क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट आंसर पर फोकस देते हैं। दूसरा है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, छोटी आंत। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत। तीसरा है न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट ब्राउन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चौथा है पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में। ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च के रूप में पौधों में भोजन जमा होता है। पांचवा है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान। छठा है पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है पीतरस। 7 नंबर में है निम्न में कौन ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य है? प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सन नामक एंजाइम का क्या काम है? वे जो है ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य करता है। 8 नंबर में है मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार यानी भोजन का कौन सा भाग का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट। 9 नंबर में है निम्न में स्वपोषी है। हरे पौधे आपको मालूम है वे स्वयं से अपना भोजन बनाते हैं, इसीलिए पौधे क्या है? स्वपोषी। हम लोग क्या है? परपोषी। 10 नंबर में स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित जो कि पत्ते में पाया जाता है, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें सभी आपको स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल। 12 नंबर में है हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? यह हमको कंफ्यूजन लग रहा है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? ये होगा तंत्रिका। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तंत्रिका, लेकिन यहाँ स्पर्शक है। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी यानी तंत्रिका। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक। आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्न में कौन है? C6H12O6। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हो सकता है आपको चीनी का भी सूत्र पूछा जा सकता है, चीनी का भी देख ले। चीनी का होता है C12H22O11। C12
H22O11। ठीक, देखिए ये जो ग्लूकोज है इसका डबल जोड़ के एक जल को हटा दीजिए, H2O को, इन दोनों को जोड़ के एक H2O हटा दीजिए। देखिए 6 6 12 हुआ, 12 दूनी 24, H2 2 घटा दीजिए, फिर 6 6 12 हुआ, फिर एक O घटा दीजिए, तो ये हो गया चीनी का सूत्र। किसका है? चीनी का सूत्र हुआ ये। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मीथेन का क्या होता है? CH4। बुझा हुआ चूनों के CaOH का होल 2, बिना बुझा हुआ चूनों के CaO। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ये भी आपको देखने को मिल सकता है, एग्जाम में पूछ भी सकता है। देख 14 नंबर में है, अधिकांश पोषण कैसा होता है? अंतग्रहण। अधिकांश अमीबा में जो है अधिकांश पोषण किस तरह से होता है? तो अंतग्रहण होता है, ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर में है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधों में। 16 नंबर में है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कुटपाद द्वारा। 17 नंबर में है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? लाइपेज नामक एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। ठीक है। 18 नंबर में, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी। कवक में पोषण की विधि कौन सी होती है? मृतजीवी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 20 नंबर में है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है क्षारीय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केंचुआ। आपको मालूम है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी। 23 नंबर में है, मंड परिशिक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबला जाता है। मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, तो इनमें से सभी डी, ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर में है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 10x पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 25 में है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32। 26 में है, कुटपाद किस में पाया जाता है? अमीबा में। आपको मालूम है, अमीबा में पोषण की विधि किसे? अंतग्रहण होता है अधिकांशतः। 27 नंबर में, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। आपको मालूम है। 28 में, ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है आयोडीन की कमी से। 29 नंबर में है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, ऑक्सीडेशन। इसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं। 30 नंबर में है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में ऑक्सीजन यानी जिसका सूत्र O2 बाहर निकलता है जल के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 31 नंबर में है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। पत्ते का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? मैग्नीशियम में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। 31 का ए। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 33 नंबर में है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता वृद्धि, ग्रोथ करना, वृद्धि होना जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, गुण है। 34 नंबर में है, स्वपोषी पोषण होता है पौधों में होता है अवश्य, कवक में नहीं होता है। कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक में। ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों हो जाएगा, ए और सी यानी अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 35 नंबर में है, ग्रहिणी भाग है छोटी आंत का। ग्रहिणी भाग है छोटी आंत का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 36 नंबर में है, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में। 36 का ए हो जाएगा। 37 में, मृतोपजीवी का उदाहरण है।
मृतोपजीवी का उदाहरण है गोबर छत्ता, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 38 में है पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है क्लोरोप्लास्ट, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ का स्थान है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 39 का परिसेशिका हिस्सा है आहार नाल का, किसका? आहार नाल का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 40 नंबर में है पीत रस का स्राव होता है यकृत से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। गोबर छत्ता है एक मृत जीवी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि है मृत जीवी? कवक में पोषण की कौन सी विधि है मृत जीवी? दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? किण्वन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 44 में क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। 45 नंबर में है दांत का कठोरतम भाग है इनामेल, दांत का कठोरतम भाग है इनामेल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 46 नंबर में है निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? तो गार्ड कोशिका से रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 47 नंबर में क्या है? निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? लाल रंग ज्यादा प्रभावी होता है। 48 नंबर में स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? आयोडीन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 49 में है प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये दोनों ए और बी। 50 में है रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं पत्तियों में, रंध्र पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 51 नंबर में है रंध्र कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। कृमि रूप परिसेशिका किसका हिस्सा है? आहार नाल का। कृमि रूप परिसेशिका किसका हिस्सा है? आहार नाल का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 52 प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पहला चैप्टर आपका खत्म हो चुका है बायोलॉजी का। ये 10th का है मैट्रिक, जरूरी नहीं कि ये 10th का है तो 10th में ही आपको काम आएगा। हो सकता है कि ये कंपटीशन में भी आपके नॉलेज के लिए हेल्पफुल हो सकता है। इसलिए अब हम दूसरा चैप्टर पे आ गए हैं, श्वसन, जिसका नाम है श्वसन। बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर श्वसन। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। श्वसन के अंतिम उत्पाद है CO2 H2O प्लस ऊर्जा एनर्जी। दूसरा है पौधों में श्वसन होता है जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें सभी में। तीसरा है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निमोनिया जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 4 में है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 5 नंबर में है मछली का श्वसनांग, मछली जो है सांस किससे लेता है? गिल से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो 10 जोड़े, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 7 नंबर में है निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है ATP को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर में है एथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? अवायवीय श्वसन में एथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है, बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
19 नंबर में है पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 10 नंबर में है पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के वही एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 kJ पर मोल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 11 नंबर में है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय श्वसन से अधिक। रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए इसी से पता चलता है कि पूछा हुआ क्वेश्चन भी पूछता है, इसीलिए हम लोग कवर कर रहे हैं। जितने भी पूछा गया क्वेश्चन है पिछले प्रीवियस ईयर में, पिछले वर्ष जितने भी बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया है उन सभी को हम लोग कवर कर रहे हैं। हो सकता है कि यही क्वेश्चन तो आपको 2024 में देखने को मिल सकता है, क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन भी देखने को मिलता है वायवीय श्वसन में। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय श्वसन। 12 नंबर में ग्लाइकोलाइसिस होता है कोशिका द्रव में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 13 नंबर में किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? हाइड्रीला नामक एक पौधा होता है, उसमें रंध्र नहीं होता है, अनुपस्थित। हाइड्रीला ओम में होता है, नागफली में होता है, कनेर में होता है। तो हाइड्रीला नामक पौधा है वो, उनमें जो है रंध्र नहीं होता है। 14 नंबर में है किण्वन क्रिया पाई जाती है ईस्ट में। 15 नंबर में ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग? सांस किससे लेता है? कॉकरोच। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? CO2। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 17 नंबर में है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? सिर्फ CO2, सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ H2O, इनमें से सभी मुक्त होता है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर में क्या है? एटीपी का विस्तारित रूप है, आ गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। डी यदि रहता तो डाइफॉस्फेट। ट्राई यानी 3, डाई यानी 2। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर में क्या है? रंध्र का मुख्य कार्य है गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी। आपका दूसरा चैप्टर भी खत्म हो गया जिसका नाम था श्वसन। अब आ गए तीसरा चैप्टर में जिनका नाम है परिवहन। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है कि एक ही वीडियो में जितने भी बायोलॉजी क्लास 10th के बायोलॉजी चैप्टर है उनके सभी ऑब्जेक्टिव को कवर कर ले, ताकि दूसरा वीडियो बनाने का यानी बायोलॉजी से संबंधित दूसरा कोई वीडियो नहीं बनाए। मतलब एक ही वीडियो में आपको एडजस्ट करके चैप्टर वाइज हम लोग देने का प्रयास करेंगे आपको, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। उतना आपके पास टाइम नहीं है कि इधर उधर मतलब भटकने का, मोबाइल में देखने का कि दूसरा कहाँ है, पहला कहाँ है, तीसरा कहाँ है। हम सोच रहे हैं कि एक ही वीडियो में हम लोग जितने भी चैप्टर है सभी को एडजस्ट कर दे, क्योंकि आपको देखने में सुविधा हो, इधर उधर नहीं जाना पड़े, मोबाइल ज़्यादा चलाना ना पड़े। तो पहला क्वेश्चन है ये था किसका? परिवहन का। पहला क्वेश्चन है चालनी नलिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है आरबीसी की जीवन अवधि होती है 120 दिन। ये ऐसे भी पूछा जाता है, जैसे कि देखिए 120 दिन कितने महीने होगा? 4 महीने का, 4 तिया 12 फिर 0, 120। ठीक, यानी आपको महीने भी दिया जा सकता है। आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है कि आरबीसी का रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका की जीवन अवधि होती है 120 दिन। आपको मंथ में भी पूछ सकता है, तो कितना होगा? 4। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ दिन में है 120 दिन, आरबीसी की जीवन अवधि 120। तीसरा है निम्न में कौन सा संवहक ऊतक है? देखिए
जाइलम जल का वहन करता है, फ्लोएम फल का वहन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी अर्थात ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। संवहन उत्तक है फ्लोएम तथा जाइलम। 4 नंबर में है रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? उत्तक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 5 नंबर में है मानव हृदय घिरा हुआ है पेरिकार्डियम से। पेरिकार्डियम से मानव हृदय घिरा हुआ है पेरिकार्डियम से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? 12 से 20 दिन। आपको कहीं कहीं 13 से 20 दिन भी देखने को मिल सकता है, तो घबराना नहीं, उसके आसपास ही है 12। तो ऑप्शन नंबर इसमें है 12 से 20 दिन। यहाँ कोई है नहीं उनके आसपास, 13 के आसपास यही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 12 से 20 दिन मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी WBC की जीवन अवधि, जैसे RBC का 120 था, उसी प्रकार WBC का 12 से 20 दिन। तो 7 नंबर में क्या है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? मक्खी। मक्खी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन नहीं होता है। और तिलचट्टे में भी हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तिलचट्टे के रक्त को कहा जाता है हीमोलिम्फ। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको देखने को मिलेगा उसमें श्वेत श्वेत, जैसे कि तिलचट्टे को देखिएगा उनके अंदर श्वेत टाइप का, व्हाइट टाइप का रहता है, उसे हीमोलिम्फ कहते हैं। तिलचट्टे के रक्त को हीमोलिम्फ कहते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? RBC ऑक्सीजन का वाहक है। 10 नंबर में रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रिनल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर में है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 12 नंबर में मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक। 13 नंबर में है स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? द्वार कोशिकाएं स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 14 नंबर में है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा यानी छिद्र, स्टोमाटा जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 15 नंबर में है निम्न में सबसे तेज धड़कन किसका होता है? चूहा का जो है सबसे तेज धड़कन होता है, उनका दिल बहुत तेज धड़कता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर में है फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है सुक्रोज रूप में। फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 17 नंबर में है इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उन्हीं के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर में हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 7.0 से 7.8 हमारा शरीर किस परास में, किस pH परास के बीच कार्य करता है? 7.0 से 7.8। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 19 नंबर में रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर में पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए। यदि आपको ये भी पूछा जा सकता है कि फ्लोएम पादप यानी पौधा, पादप यानी पौधा, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है फल के वहन के लिए यानी भोजन के वहन के लिए। 21 नंबर में है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? रंध्र में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 22 नंबर में हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है नीले द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 23 नंबर में निम्न में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? रक्तदाब मापने में किया जाता है तो स्फाइग्नोमैनोमीटर। स्फाइग्नोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर में है रक्त का कौन सा अवयव 24 नंबर में रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है वही, इसका भी हो जाएगा प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर सी। प्लेटलेट्स के कारण रक्त जो है थक्का होने में मतलब सहायता मिलता है।
25 नंबर में क्या है, पादप में फ्लोएम, वो आ ही गया। फ्लोएम क्या है, भोजन के संवहन के लिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 26 नंबर में क्या है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, कितना पूछेगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, विषाणु दे दिया है, ये हमको गलती लग रहा है। देखिए रक्त, इसका राइट आंसर है रक्त, इसका होना चाहिए रक्त बिंबाणु। देखिए यहाँ रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, रक्त विषाणु नहीं होगा, इसका होगा रक्त बिंबाणु। बोहर्सिका आंसर वो आकर नौहर सुकर, ठीक है, ऐसे होगा। देखिए कम कर गया, हम लिख दे रहे हैं रक्त, रक्त टाइम लग रहा है, लिख इसीलिए नहीं रहे हैं क्योंकि लिखने में टाइम बहुत लग रहा है, इसीलिए जो मिस्टेक है उसको हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं। बिंबाणु, बिंबाणु, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी रक्त का थक्का बनाने में सहायक रक्त बिंबाणु, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, लिखने में टाइम लग जाता है इसीलिए। 27 का, एक कोशिक के शैवाल में जल का परिवहन डैश द्वारा होता है, विस्तरण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर में है मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग 120 mm ऑफ Hg, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 29 नंबर में है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, पत्ता में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होता है, पत्ता यानी लीव, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 30 में गार्ड कोशिकाएं की कौन सी भित्ति मोटी होती है, भीतरी यानी आंतरिक भित्ति, भीतरी रहे या आंतरिक भी देखने को मिल सकता है या अंदर का, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, भीतरी, आंतरिक भी देखने को मिल सकता है। तो 31 नंबर में क्या है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, देखिए रिपीटेड कितना है, ये पिछले वर्ष भी पूछा चुका है, फिर ये 2023 में यानी जो 2024 में होने वाला एग्जाम इससे पहले पूछा है, ये मतलब कि 2023 का है ये, इसीलिए हम लोग चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं, हो सकता है ये ही पूछते। 31 में है मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, 4। 32 नंबर में रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, अर्धपारगम्य। 34 नंबर में रक्तचाप मापने के लिए रक्तचाप मापने के लिए उपकरण को कहते हैं, स्फाइग्नोमैनोमीटर, रक्तचाप मापने में स्फाइग्मोमैनोमीटर का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर में लसिका का रंग होता है, लसिका का रंग, देखिए ये जो है लसिका, इसका कोई रंग नहीं होता है, लसिका जो होता है ये रंगहीन होता है, क्या होता है, रंग से हीन, रंग इसमें होता ही नहीं, लेकिन इसमें ऑप्शन में दिया है नहीं, इसीलिए हल्का पीला चल सकता है, ये भी कंफ्यूजन में है, हल्का पीला, जब इसमें रंगहीन दिया ही नहीं, हल्का पीला, हरा तो प्योर होगा नहीं, लाल प्योर होगा नहीं, हल्का नीला, हल्का पीला चल सकता है, कुछ हद तक चल सकता है। तो वास्तव में क्या होता है, लसिका का रंग रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं होता। 35 नंबर में क्या है, 36 नंबर में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है, आरबीसी। देखिए पहले हम पढ़ चुके हैं, ऑक्सीजन का मतलब परिवहन कौन करता है, आरबीसी, यहाँ उल्टा मतलब थोड़ा एक्सचेंज करता है, घुमा के हल्का पूछता है, तो आरबीसी। आपको घबराना नहीं, अच्छा से क्वेश्चन को पढ़ के उनके कॉन्सेप्ट को समझना है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, तब उनके बाद आंसर पर फोकस करना है। जिस तरह हम यहाँ आंसर पर फोकस करें, इस तरह आप एग्जाम हॉल में नहीं कीजिएगा, आपको चारों ऑप्शन को पढ़ना होगा,
हो सकता है ए बी किसी में होता है आंसर, हो सकता है ए बी सी तीनों आंसर हो जाता है, इसीलिए आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है। जिस तरह हम डायरेक्ट क्वेश्चन के बाद आंसर पढ़ रहे हैं, आप इस तरह बिल्कुल नहीं कीजिएगा, इससे आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आप क्वेश्चन के बाद हो सके तो चारों, हो सके नहीं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चारों ऑप्शन पढ़े उनके बाद आंसर देने का प्रयास करें। तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार कारक आरबीसी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। खत्म हो चुका है तीसरा चैप्टर, जिनका नाम था परिवहन। अब पुनः आ चुके हैं हम लोग उत्सर्जन, चौथा चैप्टर है उत्सर्जन, इनको भी देख लेते हैं। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? विसरण द्वारा। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? विसरण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में है मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है? वृक्क। वृक्क जो है मानव का प्रमुख मतलब मेन उत्सर्जी अंग है वृक्क, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 3 नंबर में क्या है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कचरा का उत्सर्जन होता है? अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, इनमें से ये जो तीनों है इन सभी का उत्सर्जन होता है सजीव जीवधारियों के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर में क्या है? पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है। देखिए पौधों से कौन कौन चीज निकलता है, उत्सर्जन होता है, गोंद भी आता है, आप अक्सर सोजिनों के पौधे में देखते होंगे, जरूरी नहीं कि उसी में, और भी बहुत सारे ऐसे, जैसे कि जियल जानते होंगे, जियल उसमें भी गम टाइप का निकलता है, जैसे आम का पेड़ हो गया, और सोजिना इनमें मतलब कि गोंद जैसा एक लार टाइप का एक निकलता है। टेनिन एक पौधा है उसमें भी, रेजिन, यानी इनमें से सभी पौधों में उत्सर्जी पदार्थ, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर में क्या है? मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? उत्सर्जन, ये कितना पूछेगा? वृक्क मनुष्य शरीर का प्रमुख उत्सर्जन अंग है वृक्क, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 6 नंबर में क्या है? निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो इसका नेफ्रॉन। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 7 नंबर में है निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क। मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 9 नंबर में है मानव में वृक्क एक तंत्र है, मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन। लगभग 4-5 बार अभी देखने को मिल सकता है, हो सकता है ये पूछते 4-5 बार अभी आपको देखने को मिल सकता है, चेंज कर करके, जैसे 2012 में पूछा, फिर 2023 में पूछ दिया कोई फिर पूछ दिया 2019 में, यानी एक्सचेंज करके एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। इसीलिए आप इसे ध्यान से देखिए, हो सकता है यही आपको भी पूछ दे। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर में कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादकों को रुधिर में अपोहन द्वारा पृथक करता है? तो नाइट्रोजन का। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादकों को रुधिर में अपोहन द्वारा पृथक करता है? तो नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मानव गुर्दे का आकार होता है सेम के बीज के आकार का, मानव गुर्दे का आकार होता है सेम के बीज के आकार का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेम के बीज का आकार का। मानव गुर्दे का आकार होता है कैसा? सेम के बीज का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर में क्या है? निम्न में से कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? वृषण जो है ये हेटेरोक्राइन ग्रंथि है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हेटेरोक्राइन ग्रंथि वृषण। 13 नंबर में क्या है? मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है 2%। थोड़ा इसे हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे। देखिए मानव मूत्र में जो होता है, मानव मूत्र में जल होता है कितने? 96%।
जल 96%। ये जो होता है 2% होता है कथी, यूरिया। ठीक। और 2% में ठोस पदार्थ आते हैं, अन्य पदार्थ। ठोस कोई होते हैं अन्य पदार्थ 2% में। ठीक, तो आप समझ लिए 96 2 98 2 100, तो टोटल 100%। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया सिर्फ कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा, तो वो हो जाएगा 2%। और यूरिया का अनुसूत्र यदि पूछ दे तो NH2, यूरिया का अनुसूत्र यदि पूछ दे तो इसका होता क्या है, NH2CONH2, ये यूरिया का अनुसूत्र है, ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछ दे। 14 नंबर में क्या है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का जो रंग पीला होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर में क्या है, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है टेनिन, गोंद, रेजिन, इनमें सभी उत्सर्जी पदार्थ है, पौधों से उत्सर्जन निकलता है, डी। 16 नंबर में है, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, हीमोडायलिसिस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, हीमोडायलिसिस। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है मूत्राशय में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 17 का, ऑप्शन नंबर डी। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है मूत्राशय में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 18 है नहीं, वो चैप्टर, चौथा चैप्टर भी खत्म हो चुका है। अब 5वां चैप्टर में आ गए हम लोग, नियंत्रण एवं समन्वय, जिनका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इनको भी देख लेते हैं, चलिए। शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है हमारे शरीर का जो संतुलन बनाए रखता है, ए, यानी ऑप्शन नंबर ए, 1 का ए। 2 नंबर में है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, इनको तंत्रिका भी कहते हैं, तंत्रिका कोशिका भी देखने को मिल सकता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 3 में है, मानव मस्तिष्क का औसत भार है 1 किलो 400 ग्राम, 1.4 kg। ऑप्शन नंबर कितना, सी राइट आंसर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क, ब्रेन का औसत भार 1.4 kg होता है औसत भार। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना, 1.4 kg। चौथा है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर में, निम्न में से कौन सा संवेदीग्राही नहीं है, दिमाग। संवेदीग्राही नहीं है दिमाग। आपको ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे कि निम्न में कौन संवेदीग्राही है। संवेदीग्राही मतलब हमें संवेदना, मतलब महसूस कराता है, हमें सूचना प्रदान करता है। जैसे कि कान के द्वारा आप किसी के आवाज़ को सुनते हैं, जैसे कि आपको कोई सर पढ़ा रहे हैं, आप सुनते हैं, मतलब संवेदना देते हैं, एक तरह से सूचना, इन्फॉर्मेशन आपको देता है कान। फिर आँख, आप देखते हैं, देखकर भी आपको इन्फॉर्मेशन का पता, सर्च करते हैं ये क्या हो रहा है, मतलब इन्फॉर्मेशन पता चलता है। देखकर भी, नाक यानी सूंघकर भी आप किसी, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने कोई दूध रख दिया, आप सूंघकर पता कर सकते हैं ये दूध है। बहुत सारे ऐसे, जैसे कि फूल रख दिया, आप उसे मतलब नाक के द्वारा सूंघकर पता कर सकते हैं ये फूल है। तो इसीलिए ये संवेदीग्राही अंग है। लेकिन यहाँ कह रहा क्या है कि निम्न में कौन अंग, यहाँ क्या है, अंग यानी त्वचा, मतलब शरीर से अंग संवेदीग्राही नहीं है, दिमाग। ये आंतरिक है, आंतरिक मतलब अंदर का, मतलब कि आंतरिक गुण है इसमें, दिमाग
संवेदीग्राही नहीं है। इसका राइट आंसर सिर्फ यही याद रखिए, इनका राइट आंसर हो जाएगा दिमाग। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। 6 नंबर में क्या है? मेरुरज्जु निकलता है मेंडुला से, ऑप्शन नंबर डी। मेरुरज्जु निकलता है मेंडुला, ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर में दो न्यूरॉनों के स्पर्श बिंदु को क्या कहते हैं? सिनेप्स। दो न्यूरॉनों के स्पर्श बिंदु को क्या कहते हैं? सिनेप्स, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर में पॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क है, क्या है? पश्य मस्तिष्क का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है यानी ऐच्छिक क्रिया है। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे समझिए जैसे कि निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है तो मतलब ऐच्छिक क्रिया है, जो हमारे नियंत्रण से होता है, हमारे द्वारा होता है, हम जब चाहे तब होता है, तो वह हुआ ऐच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया क्या हुआ? जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं हो। ठीक, जैसे लार आना, ये आप रोक सकते हैं कि जैसे कि आपके मुंह में, जीभ में लार आता है, क्या आप रोक सकते हैं? दिल का धड़कना आप रोक सकते हैं? नहीं ना। वमन और हो गया उल्टी क्या आप? नहीं। इसीलिए ये क्या है? पेशी कोशिका। निम्नलिखित कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? पेशी कोशिका, ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर में है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अनुमस्तिष्क शरीर का जो संतुलन होता है उनका अनुरक्षण करता है, अनुमस्तिष्क। 11 नंबर में है, देखिए फिर से पूछ दिया, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। देख सकते हैं 2012, 2017, 2022 कितना इम्पोर्टेंट, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं कि अवश्य पूछेगा ही। सिनेप्स, ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर में है मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर में है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 14 नंबर में फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन एक हार्मोन है। ये कौन सा हार्मोन है? पादप हार्मोन, जो फल को पकाने में सहायता करता है, प्रदान करता है। 15 नंबर में प्रकाश की ओर प्रारोह की गति है। प्रकाश की ओर प्रारोह की गति है, प्रकाशानुवर्तन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 16 नंबर में है निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। देखिए गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है? जैसे पृथ्वी पर स्थित विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को पृथ्वी जो अपनी ओर खींचता है उन्हें गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। शॉर्ट में समझ गए? तो ये क्या हो, देखिए फल की वृद्धि, फल तो मतलब पौधा में ऊपर होता है, मतलब पेड़ के ऊपर होता है। फूल की वृद्धि ये भी ऊपर होता है, मतलब जड़ जो गुरुत्वानुवर्तन, जैसे पृथ्वी जड़ को मतलब अपनी अंदर खींचती है, इसीलिए गुरुत्वानुवर्तन का जड़ की वृद्धि होना ये सटीक उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 17 नंबर में निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सीन पादप हार्मोन है, एथिलीन भी है, साइटोकाइनिन भी है, लेकिन ऑक्सीटोसिन ये पादप हार्मोन नहीं है। तो ऑक्सीटोसिन जंतु हार्मोन है। क्या है? जंतु हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर में क्या है? निम्न में कौन पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सीटोसिन, एथिलीन है, साइटोकाइनिन है, ऑक्सीन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन। पादप यानी पौधा का हार्मोन नहीं है। 19 नंबर में क्या है? बीजांड की
और प्रागनलिका की वृद्धि का कारण होता है। केमोट्रापिज्म बीजांड की और प्रागनलिका की वृद्धि का कारण होता है केमोट्रापिज्म। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बीजांड की और प्रागनलिका की वृद्धि का कारण होता है केमोट्रापिज्म। ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर में है, इनमें कौन पादप हार्मोन है? इनमें कौन पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। 21 नंबर में है, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में कौन है? जिब्रेलिन जो है ये वृद्धि करने में, पादप यानी पौधा को जो है वृद्धि, ग्रोथ, विकसित करने में, मतलब वृद्धि करने में जिब्रेलिन नामक पादप हार्मोन है, ये मदद करता है, सहायता करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किसमें? पादप में। 22 नंबर में है, जड़ का अधोगामी वृद्धि, जड़ का अधोगामी वृद्धि है गुरुत्वानुवर्तन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर में है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है प्रारोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। ऑप्शन नंबर बी में है, तने की वृद्धि के लिए। ऑप्शन नंबर सी में है, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए। तो इनमें से सभी। साइटोकाइनिन ये पादप हार्मोन है जो सहायक होता है इन सभी में, यानी ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर में क्या है, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? एब्सिसिक अम्ल जो है पादप हार्मोन, ये जो है मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, जैसे कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सिन भी है पादप हार्मोन, साइटोकाइनिन भी है, जिब्रेलिन भी, लेकिन ये जो है होगा क्या आंसर? एब्सिसिक हार्मोन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एब्सिसिक जिब्रेलिन है हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 26 नंबर में है कि ऑक्सिन है, ये भी एक हार्मोन है। ऑक्सिन है एक हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 27 नंबर में है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है ऑक्सिन। ऑप्शन नंबर सी। लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में, यानी इनमें सभी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 29 नंबर में, किशोरा अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी, यानी टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है ये किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का एक कारण है। 30 नंबर में, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा यानी एक मीठापन का स्तर नियंत्रित करता है इंसुलिन। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एंड्रोजन है नर हार्मोन। क्या है? नर हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए। 32 में क्या है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृषण से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 33 नंबर में, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। 34 में है, निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 35 नंबर में है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? हार्मोन को रासायनिक दूत भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 36 नंबर में क्या है, कौन अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि एक जैसा कार्य नहीं करता? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए क्या? अंडाशय। क्या?
अंडाशय, लेकिन यहाँ दिया है पीयूष ग्रंथि। इसमें हमको डाउट है। इसका होना चाहिए अंडाशय। कौन अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि का एक जैसा कार्य नहीं करता है? ये अंडाशय होना चाहिए। आप हो सकता है कंफ्यूजन दूर कर ले, लेकिन हमने तो पढ़ा है अंडाशय। इसका सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 36 का सी। 37 नंबर में क्या है? थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 38 नंबर में इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। यकृत यानी लीवर जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 39 नंबर में अब टू ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अब टू ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम नहीं, क्लोरीन नहीं, फास्फोरस नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसमें इसका एग्जैक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन में दिया है नहीं, इसका आंसर होगा अब टू ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? इसका आयोडीन। आयोडीन होना चाहिए। आयोडीन इसका होगा। अब टू ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में आयोडीन। 40 नंबर, इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह, एक बीमारी है, ये होता है इंसुलिन की कमी से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 41 में है निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? बर्थ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 42 नंबर में है कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 43 नंबर में किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण, फिर से ये पूछ चुका है क्वेश्चन, पहले भी देख चुके हैं जस्ट अभी पहले। तो टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 44 में निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन जो है ये पुरुष हार्मोन है, आपको मालूम है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। 45 नंबर में है थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? आयोडीन का होना आवश्यक है। किसमें? थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में आयोडीन का होना आवश्यक है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर में क्या है? घोंघा रोग पनपता है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग पनपता है। आगे है किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है? तो घेंघा नामक मतलब बीमारी से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है, जिससे कि बीमारी ना हो। ठीक। मनुष्य में कपाल तंत्रिका की संख्या होती है 12 जोड़ी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 48 का ए। मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? अग्रभाग, अग्र मस्तिष्क इसका आंसर है। इसमें हमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? अग्र मस्तिष्क। इसको आप एक देख लीजिएगा, इसमें तो है अग्र मस्तिष्क, इसका होना चाहिए आंसर प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र है? अग्र मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी।
चैप्टर नंबर 6 है जनन। इनको भी चलिए देख लेते हैं। पराग कण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकोश के अंदर। पराग कण जो है परागकोश के अंदर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? इष्ट में। इष्ट में द्विखंडन नहीं होता है। इसमें जो मुकुलन द्वारा होता है प्रजनन की क्रिया। ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहाँ क्या पूछा? द्विखंडन नहीं होता, इष्ट में नहीं होता। पैरामीशियम में द्विखंडन होता है, अमीबा में भी, युग्लिना में भी, तो इष्ट में नहीं होता है। एक लिंगी पादप का उदाहरण है पपीता। एक लिंगी पादप का उदाहरण है। 4 नंबर में है फूल में नर प्रजनन अंग है पुंकेसर। पुंकेसर नर प्रजनन अंग है। द्विखंडन होता है पैरामीशियम में, अमीबा में, लिस्मेनिया में, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। 6 नंबर में है अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? विखंडन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अंडाशय ही फल बनता है। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में, फूल में, जनन अंग। ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? हाइड्रा। हाइड्रा। ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रा जो है पुनरुद्भवन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर में निम्न में से कौन एकलिंगी पुष्प है? पपीता पुष्प। पपीता पुष्प। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एकलिंगी पुष्प। पुष्प का नर भाग है पुमंग। पुष्प में जो नर भाग होता है उनको कहते हैं पुमंग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर में है पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? पुंकेसर। पुंकेसर परागकण बनता है। परागकण कहाँ होता है? परागकोश में। ठीक। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? मुकुलन। हाइड्रा में प्रजनन की विधि होता है मुकुलन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रा में प्रजनन की विधि मुकुलन। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है इष्ट में। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है इसमें, इष्ट में। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है इष्ट में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना पूछा है, 2012, 15, 17, 18। इसी कारण से हम पढ़ रहे हैं। देखिए भरमार यहाँ पूछ रख चुका है। परागकोश में होता है परागकण। कितना पूछेगा? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है फूलों द्वारा। फूलों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। कितना मतलब पूछेगा, क्वेश्चन लाएगा कहाँ से बिहार बोर्ड जब तक पूछेगा नहीं? तो ये सिलेबस है, जिधर से पूछेगा मिल ही जाएगा। मतलब कि आज से नहीं ना बिहार बोर्ड मतलब एग्ज़ाम ले रहा। 2000 हमने क्वेश्चन बैंक देखा था 2011 से ही। तो कितना पूछेगा? रिपीटेड तो होगा ही, अवश्य होगा। इसीलिए हम क्वेश्चन बैंक को कवर कर ले। क्वेश्चन बैंक को भी यदि कवर कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर को भी कवर कर लेते हो, अवश्य हमें 400 आना है तो 400, 450 भी आ सकता है। अच्छे से यदि आप मतलब रिवीजन अपने आप पर, सेल्फ स्टडी, अपने आप को टाइम देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, खास करके मैथ में, मैथ, एसएसटी, साइंस हो गया, संस्कृत, हिंदी। यदि आपको टॉपर बनना होगा तो सभी सब्जेक्ट पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और शुरू से ही मतलब कि प्रैक्टिस, ज़्यादातर लिखने का प्रैक्टिस करना है, किस तरह से लिखे। ये हुआ क्या नहीं हुआ? पुष्पों में अलैंगिक जनन होता है। पुष्प पौधों में लैंगिक जनन होता है फूलों द्वारा। पीछे हुआ या नहीं एक बार देख लेते हैं। हो चुका है। परागकण। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है फूलों द्वारा। ठीक।
मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ईस्ट में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बीज विकसित होकर बनता है बीजांड। बीज जो है विकसित होता है और बीजांड बन जाता है। बीज विकसित होता है, बीजांड से जो है बीज विकसित होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 19 नंबर में पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल। पूर्ण विकसित अंडाशय फल कहलाता है। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 23। युग्मक आ गया यानी जोड़ा तो 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अंडाशय निषेचित होता है फॉलोपियन नलिका द्वारा। फॉलोपियन नलिका में अंडाशय जो है निषेचित होता है फॉलोपियन नलिका में। निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, ये भी है। मानव मादा जनन का भाग है अंडाशय। यहाँ क्या पूछा गया? नहीं है। अंडाशय है, गर्भाशय है, डिंब वाहिनी भी है, लेकिन शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो ये है क्या? नर जनन तंत्र का भाग है शुक्रवाहिका। ठीक। 23 नंबर में एंड्रोजन क्या है? नरलिंग हार्मोन। एंड्रोजन क्या है? नरलिंग हार्मोन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 24 नंबर में है निम्न में कौन उभयलिंगी है? केचुआ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। निम्नलिखित में से एक नर युग्मक कौन है? शुक्राणु नर युग्मक। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है वृषण। 27 का ए। भ्रूण का विकसित होता है गर्भाशय में। भ्रूण जिसमें बच्चा होता है, मतलब भ्रूण प्रारंभ पहला मतलब होता है। भ्रूण का विकसित होता है गर्भाशय में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 29 का निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? मस्सा। जीवाणु जनित रोग नहीं है मस्सा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 30 में यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं यौवनारंभ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं यौवनारंभ। ऑप्शन नंबर बी। लैंगिक जनन संचारित रोग है एड्स। लैंगिक संचारित रोग है, लैंगिक जनन संचारित रोग है एड्स। छठा चैप्टर भी आपका कवर हो चुका है। अब हम आते हैं 7वां चैप्टर जिनका नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। चलिए इसको भी देख लेते हैं। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? पहला है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जोहानसन। जोहानसन ने जीन शब्द प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का पिता या जनक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, या जनक भी कह सकते हैं। पिता, जनक, पिता, लाइक सेम। मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? मटर का पौधा। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? बाल की प्रकृति वंशागत अभिलक्षण नहीं है। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? बाल की प्रकृति। आंख का रंग अभिलक्षण वंशागत है। चमड़ी का रंग ये भी है। शरीर का आकार निम्न में कौन बोने पौधे को दर्शाता है? ये भी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा क्या था? सॉरी, ये तो हो चुका है, ये भी हो चुका। मस्सा ये भी हो चुका है। यौन परिपक्वता की अवधि यौवनारंभ ये भी हो चुका है। एड्स लैंगिक जनन संचारित रोग है एड्स। 7 नंबर में हम आए थे। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जोहानसन। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, मिस्टेक हो गया था, सॉरी, प्रॉब्लम टेक्निकल इशू।
आनुवंशिक ग्रेगर जॉन मेंडल, ये भी हो चुका था। मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? मटर। कौन अभिलक्षण वंशागत नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, बाल की प्रकृति। 5 नंबर में है निम्न में से कौन बौने, यहाँ शुरू होगा, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? मतलब छोटी टी बौने पौधे यानी छोटा, बौना यानी एक तरह से छोटा समझ लीजिए, छोटे पौधे को दर्शाता है। छोटी डबल टी। यदि बड़े पौधे की बात करें, लंबे, बड़े पौधे, बड़े या लंबे, बड़े लंबे रहेगा, लंबे अच्छा रहे, लंबे पौधे के लिए ये याद रखिए ना, लंबे पौधे के लिए, लंबे पौधे को दर्शाता है ये, ठीक। लंबे पौधे को दर्शाता है बड़ी डबल टी। छोटी डबल टी बौने पौधे यानी छोटे पौधे को दर्शाता है। 6 नंबर में है किस जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा होता है स्त्री में XX, पुरुष के XY, अलग अलग होता है। पूर्ण जोड़ा स्त्री में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? 23 युग्म, जोड़ी आ गया यहाँ, युग्मक भी 23। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर में वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर में स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है XX, हमने बोल दिया था इससे पहले ही। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 में प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? तो रॉबर्ट हुक। ये भी पूछा जा सकता है। रॉबर्ट, देखिए कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। कब? 1665 ईस्वी में। ये भी पूछा जा सकता है। कोशिका का खोज, ये आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रॉबर्ट हुक, इनके बारे में थोड़ा 1665 ईस्वी में, 1665 ध्यान रखिएगा, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है अपेंडिक्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर में है निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? अपेंडिक्स अवशेषी अंग है। ऑप्शन नंबर डी 2019-2020 में पूछा गया है ये अपेंडिक्स। द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? डार्विन। इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए, हो सकता है ये आपको देखने को मिल सकता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 2024 के लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर में क्या है? समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू और घास के ऊपरी भूअस्तारी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। 16 नंबर में है कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? समजात अंग। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? समजात अंग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर में है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? ऑप्शन नंबर ए चीन के विद्यार्थी का। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मानव का उद्गम स्थान है अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 में है किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? जीनोटाइप। रिपीटेड है ये भी क्वेश्चन। जीनोटाइप, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? जीनोटाइप। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 में मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया? मटर का पौधे के लिए। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? मटर का पौधा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर में है मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है समजात अंग। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है समजात अंग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर में है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है?
चीन के विद्यार्थी होगा, लेकिन ऑप्शन में है नहीं। चिंपांजी चल सकता है, चिंपैंजी। वैसे तो इससे पहले हम पढ़े थे, मतलब चीन के विद्यार्थी। विकास दृष्टिकोण से हमारी किससे समानता है? चीन के विद्यार्थी। इसमें है, ऑप्शन में है नहीं, इसलिए चिंपैंजी हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए उसका राइट आंसर। तो इसमें है, निम्नलिखित में से किन को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? आपको मालूम होगा। ऑप्शन बी, यानी अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर में क्या है? तो हमारा ये पूरा जितने भी क्लास 10th में आपके अध्याय थे, चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया था, उनको हमने एक वीडियो के माध्यम से बायोलॉजी का जितने भी क्वेश्चन थे चैप्टर वाइज हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने ज़्यादा वीडियो बनाया नहीं, क्योंकि आप इधर उधर मतलब टाइम लगेगा, मतलब एक जगह है तो आपको एक बार में ही मतलब देख सकते हैं। इसीलिए हमने सोचा कि एक ही वीडियो में ऑन शॉट वीडियो, बायोलॉजी का ऑन शॉट वीडियो में ही पूरा कवर कर ले, ताकि एग्ज़ाम में जो है बायोलॉजी से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे आपसे छूटे ना। इसीलिए हमने ज़्यादा टाइम लिया नहीं है, हमने डायरेक्ट क्वेश्चन के बाद आंसर बोले। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इस तरह के वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।